दोस्तों जरा सोचिए, क्या आपका घर से काम करना या फिर किसी शादी के लिए सोना ना खरीदने का फैसला दुनिया के किसी बड़े आर्थिक संकट को टालने में मदद कर सकता है? सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर इन छोटी छोटी आदतों का सीधा कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अनोखे कनेक्शन को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ग्लोबल हलचल से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने एक ऐसी अपील की जिसने सच्ची में सबको हैरान कर दिया। उन्होंने देश के नागरिकों से सोना खरीदना बंद करने और विदेश यात्रा रद्द करने के लिए कहा। अब सवाल ये है कि आखिर एक आम दिन पर अचानक ऐसी बात क्यों कही जा रही है? ऐसा क्या बदल गया है जो इतने बड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ गई? अचानक से पीएम ने देश के सामने 7 मुख्य बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, सोने की खरीदारी रोक दें, विदेश यात्राएं टाल दें। साथ ही ईंधन बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने, खाने के तेल का उपयोग कम करने और नेचुरल फार्मिंग के साथ स्वदेशी अपनाने की बात कही। अगर आप ध्यान दें तो ये कोई नॉर्मल आर्थिक सलाह बिल्कुल नहीं लगती। ये सब सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान तैयारियां की जा रही थीं। अब यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है पता है? ये अपील्स किसी सांस्कृतिक परंपरा या कल्चर को बदलने के लिए नहीं है। असल में ये एक बेहद गंभीर मैक्रो इकोनॉमिक वार्निंग है। ये इशारा करती है देश की आर्थिक संरचना की उन कमजोरियों की तरफ जिनका असर बाहर दुनिया में कुछ भी गड़बड़ होने पर सीधा हम पर पड़ता है। इसे बेहतर समझने के लिए हमें फॉरेक्स रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार को थोड़ा जानना होगा। बेसिकली ये देश के सेंट्रल बैंक द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा होती है जिसमें मुख्य रूप से यूएस डॉलर्स होते हैं। तो होता ये है कि जब भी हम बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट डॉलर्स में होती है। मतलब हर खरीदारी के साथ डॉलर देश से बाहर निकल जाता है, जिससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। देश का इंपोर्ट बिल सच में दिमाग घुमाने वाला है। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के लिए सालाना लगभग 10 लाख करोड़ रुपए, सोने के लिए 6 लाख करोड़, विदेश यात्राओं पर 3 लाख करोड़ और फर्टिलाइजर्स पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये एक विशाल मात्रा है जिसमें हर साल लगातार डॉलर्स का आउटफ्लो हो रहा है। और सोने के आंकड़े तो सीरियसली हैरान करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, 26%। पूरी दुनिया में जितना भी सोना इंपोर्ट होता है उसका अकेला 26% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत में आता है। और वो भी तब जब देश में अपना सोने का उत्पादन ना के बराबर है। कहीं ना कहीं हमारी जो सांस्कृतिक भावनाएं और लगाव हैं वो असल में एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन चुके हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल घूम रहा होगा। मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ एक आम सा जहाज यहाँ भारत में आपके रोजाना के सफर और नहाने के साबुन को अचानक महंगा कैसे कर देता है? चलिए अब थोड़ा डोमेस्टिक खर्चों से हटकर उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की तरफ चलते हैं जिसने ये पूरी सिचुएशन ट्रिगर की है। इस सारी परेशानी की जड़ में है भौगोलिक और राजनीतिक टकराव। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जबरदस्त तनाव और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है और इस एक नाकेबंदी ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। इस ब्लॉकेड का स्केल आखिर कितना बड़ा है, इसका बस आप अंदाजा लगाइए। फारस की खाड़ी में इस वक्त 1 या 2 नहीं बल्कि 1700 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं, जिसका सीधा नतीजा ये हो रहा है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें $70 से उछलकर $120 प्रति बैरल के पार जाने का खतरा मंडरा रहा है। अब समझते हैं कि ये आयातित महंगाई यानी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का चक्रव्यूह आखिर बनता कैसे है। देखिए, पहले स्टेप में क्या होता है, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता है। दूसरे स्टेप में भारत का जो डॉलर बेस्ड इंपोर्ट बिल है वो बढ़ जाता है। तीसरे स्टेप में डॉलर की इतनी जबरदस्त डिमांड होने की वजह से रुपया कमजोर पड़ने लगता है। और आखिरी स्टेप में हर इंपोर्टेड सामान महंगा हो जाता है, जिससे देश के अंदर महंगाई तेजी से बढ़ती है। ये एक पूरा विशेष साइकिल है और इसका नुकसान अभी से दिखाई भी देने लगा है। पता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को रोजाना लगभग 100 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में भले ही क्रूड ऑयल आसमान छू रहा हो, लेकिन देश में पेट्रोल और डीजल की रिटेल प्राइसेस उस हिसाब से अभी नहीं बढ़ी हैं।
इसे आर्थिक भाषा में हम अंडर रिकवरीज कहते हैं। और इस सब का रिपल इफेक्ट सीधा आपके और मेरे घर के बजट पर पड़ता है। देश अपने तेल की ज़रूरतों का 85% इंपोर्ट करता है। अब जब बाहर तेल महंगा होगा तो जाहिर है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स महंगे होंगे। किसानों के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की कीमत बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी और आते आते अंत में साबुन जैसे रोज़मर्रा के सामान के दाम बढ़ ही जाएंगे। और यहीं पर वो लॉजिक समझ आता है जो प्रधानमंत्री की उन 7 अपील के पीछे छिपा है। छोटे छोटे व्यवहारिक बदलाव एक बड़ा राष्ट्रीय आर्थिक बचाव बन सकते हैं। जरा सोचिए, अगर लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे और ट्रैवल अवॉइड करेंगे तो फ्यूल का कितना बड़ा हिस्सा बचेगा। वहीं अगर कुछ वक्त के लिए सोना खरीदना टाल दिया जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज देश से बाहर जाने से बच जाएगा। अभी करंट सिचुएशन देखें तो सोने पर लगभग 6% इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अब सरकार इस ड्यूटी को और बढ़ा सकती है ताकि लोग सोना कम खरीदें। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई तो इससे सोने की स्मगलिंग को बढ़ावा मिल सकता है, जो सिस्टम के लिए एक अलग ही समस्या खड़ी कर देगा। अब जैसे ही आर्थिक स्थिरता को लेकर इस तरह की अपील सामने आई, देश के अंदर एक फियर्स पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई। आर्थिक मुद्दे पर तुरंत ही अलग-अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस आने लगे। इस विश्लेषण में हमें दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से देखना जरूरी है। विपक्ष ने इन अपील्स पर कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि ये उपदेश दरअसल नाकामी के सबूत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को एक ऐसी स्थिति में ला दिया गया है जहां आम जनता को ये बताना पड़ रहा है कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। साथ ही ये सवाल भी उठाया गया कि राज्यों के चुनाव पूरे होने के बाद ही ऐसी चेतावनियां आखिर क्यों दी गईं। वहीं दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी ने अपना पक्ष रखते हुए इतिहास के कई एग्जाम्पल सामने रख दिए। उन्होंने याद दिलाया कि युद्ध के दौरान महंगाई पर नेहरू जी की अपील्स, 2013 में सोने की खरीदारी रोकने की चिदंबरम जी की अपील और यहाँ तक कि शास्त्री जी का देश से स्वैच्छिक उपवास रखने का आग्रह। यानी उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि ग्लोबल संकट के समय जनता से ऐसी अपील पहले भी की जाती रही हैं। अब इस पूरी स्थिति का सही आकलन करने के लिए इसे 1991 के ऐतिहासिक बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। चलिए आज की आर्थिक मजबूती को उस पुराने दौर से ऑब्जेक्टिव तरीके से कंपेयर करके देखते हैं। इस कंपैरिजन से पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। 1991 में देश के पास मुश्किल से 15 दिन का इंपोर्ट कवर बचा था और अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज देश के पास लगभग $700 बिलियन का मजबूत फॉरेक्स रिजर्व है, जो 11 से 12 महीने तक की इंपोर्ट के लिए काफी है। इसका सीधा मतलब ये है कि भले ही देश तेल के झटकों के प्रति सेंसिटिव है, पर आज का बफर 1991 के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। फिर भी केवल रिजर्व्स पर निर्भर रहना आगे के लिए काफी नहीं है। इंपोर्ट पर इस बेहद भारी निर्भरता को खत्म करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज का तेजी से विस्तार, पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को और बढ़ाना, देश के अंदर ही ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को मजबूत करना और रिन्यूएबल एनर्जी को तेजी से अपनाना। यही वो तरीके हैं जिनसे भविष्य में कोई भी भौगोलिक युद्ध हमारी घरेलू स्थिरता तय नहीं कर पाएगा। इस पूरे विश्लेषण को समेटने से पहले मैं आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। आखिर ये जो 7 अपील्स की गई हैं, क्या ये महज देश के आर्थिक मोर्चे को बचाने के लिए एक मास मूवमेंट शुरू करने का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, या फिर ये आर्थिक संरचना में छुपी उन गहरी कमजोरियों का संकेत है जिन्हें ठीक करना अभी भी बाकी है? इस पर हम सभी को गौर करना होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।